और आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फ्रेश चैप्टर जो कि है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स रेफरेंस आईकैप की बुक में चैप्टर 13 सेक्शन 1, हमारी बुक में चैप्टर 7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2, दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो हमने स्टडी करने हैं। आईकैप की बुक में जो असाइनमेंट आज के लेक्चर के बाद आप रीड करेंगे वो है, रीड कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल्स थोड़ी एडवांस लेवल की हैं, मे बी इनमें से आपको कुछ समझ आए और ज़्यादातर समझ ना आए, लेकिन फिर भी बेहतर इन एग्जाम्पल्स को रीड कर लीजिएगा। इन एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करके मैं एक फाइल अटैच करवा दूंगा। जो स्टूडेंट आईकैप की बुक को रीड कर रहे हैं उनके लिए भी सजेशन यही है कि आईकैप की एग्जाम्पल्स को पढ़ने की बजाय अगर जो फाइल अटैच करवाऊंगा मैं उसको रीड कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहरहाल आईकैप की बुक को भी रीड करना चाहे तो कर सकते हैं। कोड ऑफ एथिक्स है क्या, पहले इसकी नेचर को समझिए। हमने स्टडी किया था कि चैप्टर 2 में था या 3 में था, चैप्टर 2 था प्रोबेबली, एसेंशियल्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। उसमें था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, फिर प्रोफेशनल जजमेंट और इंडिपेंडेंस। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट तो हमने स्टडी कर लिया था। इंडिपेंडेंस के बारे में हमने ये सीखा था कि हम बाद में फ्यूचर में स्टडी करेंगे। अब हमारे जो चैप्टर 6 और 7 है, ये दो चैप्टर है जो इंडिपेंडेंस से रिलेट करते हैं। चैप्टर 6 है लीगल रिक्वायरमेंट्स, चैप्टर 7 है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट्स कहाँ लिखी है? कंपनीज एक्ट 2017 में। एथिकल रिक्वायरमेंट्स कहाँ लिखी है? कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 2019 में। ठीक है, अच्छा इनमें फर्क है। आपको याद होगा लेक्चर के दौरान में मैंने फर्क बताया था। क्या फर्क बताया था? कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं ये सिर्फ पार्टनर्स पे अप्लाई होती हैं, जबकि जो कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स है ये पूरी टीम पे अप्लाई होती हैं। ठीक है, ये पूरी। और कुछ जगह जहां पे लीगल रिक्वायरमेंट्स कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको लीगल रिक्वायरमेंट्स कवर नहीं करते, लेकिन उनको कोड ऑफ एथिक्स कवर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल देना फर्क बताने के लिए। अगर ऑडिटर की स्पाउस, पार्टनर की स्पाउस क्लाइंट में डायरेक्टर है कंपनी में जिसका ऑडिट करने जा रहे हैं हम। क्लाइंट का मतलब कि जब हम लफ्ज बोलते हैं क्लाइंट, इसका मतलब क्या होता है? वो कंपनी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं। अगर पार्टनर की स्पाउस उस कंपनी में डायरेक्टर है, डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन अगर पार्टनर का भाई कंपनी में डायरेक्टर है तो क्वालिफाइड है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन थोड़ा जरा सोचे, कॉमन सेंस, कोड ऑफ एथिक्स में कॉमन सेंस लगाते हैं ना, कॉमन सेंस में जजमेंट लगाते हैं ना। हाँ, अगर वो भाई जो है वो क्लाइंट में सीएफओ है या सीईओ है तो याद रखें हमारी कॉमन सेंस ये कहती है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस अभी इफेक्ट हो गई। हालांकि कंपनीज एक्ट सिचुएशन को कवर नहीं करता, लेकिन फिर कोड ऑफ एथिक्स सिचुएशन को कवर करता है। यानी कोड ऑफ एथिक्स की एप्लीकेशन वाइडर है, ज्यादा है, कंप्रीहेंसिव एज कंपेयर टू कंपनीज एक्ट। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, दो में फर्क। हम अब सीखने जा रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये है वैसे इंटरेस्टिंग। इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स की तरह ये नहीं है कि आंखें बंद करके रटा मारा और जो सिचुएशन नहीं उस पर एज इट इज अप्लाई कर दिया। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी आती हैं जिसमें हमने अपनी जजमेंट भी अप्लाई करना पड़ती है कि अच्छा मैं अगर प्रैक्टिकली इस सिचुएशन में हूं तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो इसमें कुछ डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। बहरहाल स्टार्ट करते हैं कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स का एक पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद दो कंसेप्ट स्टडी करने हैं। एक इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स मींस कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, और दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स है। दो कंसेप्ट, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। लेकिन याद रखें इस इंट्रोडक्शन में 5 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि ओवरव्यू पूरे कोड ऑफ एथिक्स का आपके साथ शेयर कर दूं कि कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली बना हुआ कैसा है, कंसेप्चुअल अप्रोच और फिर उसके बाद एप्लीकेशन। कंसेप्ट ये बहुत अहम है कंसेप्ट। ठीक है, इसको जरा अटेंटिव होकर सुनिएगा। ये लिखा नहीं होगा ना नोट्स में ना आईकैप की बुक में, लेकिन ये आपको पूरे कोड ऑफ एथिक्स का स्ट्रक्चर बता देता है। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता है हर चार्टर्ड अकाउंटेंट पे। किस पे? हर चार्टर्ड अकाउंटेंट पे कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई। लेकिन प्रैक्टिस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो दो तरह के होते हैं। एक वो जो ऑडिट फर्म में ऑडिट करते हैं और दूसरे वो जो क्लाइंट कंपनी में सीएफओ सीईओ। शाबाश, ये दोनों फर्क है, इनकी पोजीशन अपोजिट है। एक ऑडिट कर रहा है, एक करवा रहा है। कोड ऑफ एथिक्स दोनों पे अप्लाई होता है। कोड ऑफ एथिक्स के ना सेक्शंस हैं, दो बड़े सेक्शंस हैं। एक है कोड ऑफ एथिक्स उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो प्रैक्टिस में ऑडिट करते हैं, और एक है कोड ऑफ एथिक्स उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो बिजनेस में यानी क्लाइंट में काम करते हैं, सीएफओ सीईओ। आप जो ये ऑडिट का सब्जेक्ट है ना, इसमें जो कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे ये कौन से वाला पढ़ेंगे? किसके लिए? ऑडिट के लिए। और जो सीएफओ सीईओ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इनके लिए कोड ऑफ एथिक्स जो अप्लाई होता है, ये गैस कीजिए कहां पढ़ते हैं आप? ये FR2 में पढ़ते हैं शायद। FR2 में कोड ऑफ एथिक्स है ना। लेकिन याद रखिए आप ये नहीं, बेसिक प्रिंसिपल सेम है लेकिन एप्लीकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। खुद सोचें, किसी केस स्टडी में एप्लीकेशन एज ऑडिटर कुछ और होगी और एज अकाउंटेंट कुछ और होगी। तो सबसे पहली चीज ध्यान में रखिए, अगर आपने FR2 में कोड ऑफ एथिक्स पढ़े हैं तो ये हरगिज 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 नहीं समझना कि हमने तो ये कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा, हमें क्या जरूरत है ये लेक्चर लेने। चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का।
अगर आपको अब मैं सिर्फ अपने सेक्शन की बात करूंगा, आगे जितनी भी डिस्कशन होगी वो सिर्फ हमारे ऑडिट वाले प्रोफेशन के ऊपर जो कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता है उसके बारे में होगी। कोड ऑफ एथिक्स को अगर आप देखें, इसको खोलें तो ये किताब है जिसके 3 बड़े सेक्शंस हैं, 3 बड़े हिस्से हैं। कोड ऑफ एथिक्स के कितने हिस्से हैं? 3। एक प्रिंसिपल्स, जिसे फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, दूसरा थ्रेड्स, तीसरा सेफगार्ड। कोड ऑफ एथिक्स के कितने हिस्से हैं? 3। कौन कौन से? प्रिंसिपल्स, थ्रेड्स, सेफगार्ड। प्रिंसिपल्स क्या है? वो असूल जिनके मुताबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जिंदगी गुजारनी चाहिए। वैसे तो ये असूल इतने अच्छे हैं, मुझे इतने पसंद है कि दिल करता है हर इंसान को इन असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। जैसे एक असूल में लिखा हुआ है हमेशा सच बोले, झूठ ना बोलें। अच्छा प्रिंसिपल है कि नहीं? एक प्रिंसिपल है लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें। आपका बिहेवियर लड़ना झगड़ना नहीं है, कानून की पासदारी करनी है। अच्छा प्रिंसिपल है कि नहीं? ये भी प्रिंसिपल अच्छा। दूसरा, अगर आपको लोगों के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो कॉन्फिडेंशियल है, जो लोगों के सामने बताने से, दूसरे लोगों को बताने से उस बंदे को नुकसान हो सकता है या उस बंदे को बुरा लग सकता है, तो वो उसका राज हमारे पास अमानत है, हमने वो अमानत में खयानत नहीं, यानी किसी दूसरे को डिस्क्लोज नहीं करनी है बात। बताइए अच्छी बात है कि नहीं? प्रिंसिपल में क्या? इसी तरह के कुछ और प्रिंसिपल भी है, असूल भी हैं कि एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए तो हम जिंदगी के जिस भी शोबे पे हो हमें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। यह है असूल, ठीक है। लेकिन इन असूलों को कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें इन असूलों को पूरा करना, इनके ऊपर अमल करना मुश्किल हो जाता है। इन असूलों को खतरात लाहक होते हैं, इन असूलों को खतरात लाहक होते हैं। जैसे हमारे पास क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और कोई हमें कहता है कि 50 लाख रुपया ले लो और ये इंफॉर्मेशन मुझे दे दो। कहते हैं ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और क्लाइंट हमें कहता है सर ये नई गाड़ी आपको तोहफे के तौर पे दे रहे हैं, तोहफे के तौर पे नई गाड़ी लीजिए। अब मसला क्या ना, असूल ये कहते हैं कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्लाइंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। लेकिन अगर हम क्लाइंट से महंगा तोहफा ले लें, गिफ्ट ले लें कीमती, क्या इंडिपेंडेंट रहेंगे हम? इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि जाहिर है वो तोहफा मुफ्त में तो नहीं दे रहा, मुफ्त से मुराद बदले में कुछ ना कुछ फायदा तो लेगा। तो थ्रेट्स, वो सिचुएशंस, थ्रेट्स क्या हैं? वो सिचुएशंस जिनकी वजह से प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करना, पूरा करना मुश्किल हो सकता है। अच्छा मुझे बताइए, क्या कोड ऑफ एथिक्स को सिर्फ प्रिंसिपल डिस्कस करने चाहिए कि थ्रेट्स भी? थ्रेट्स सिर्फ डिस्कस करने चाहिए कि सेफगार्ड भी? हाँ, सेफगार्ड क्या होंगे कि थ्रेट से कैसे बचा जा सकता है, कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए। अगर कोड ऑफ एथिक्स हमारे थ्रेट को डिस्कस कर रहा होता लेकिन सेफगार्ड्स को डिस्कस ना कर रहा होता, तो ये ऐसे ही हो जाता जैसे कोई डॉक्टर हमें मर्ज तो बता दे, उस मर्ज की दवा ना बताए। मर्ज तो बता दे, उस मर्ज की दवा। तो ये बेसिकली थ्रेट्स क्या है? मर्ज। और सेफगार्ड क्या है? उसकी दवा। तो कोड ऑफ एथिक्स के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल्स, थ्रेड्स, सेफगार्ड। ठीक है। पहले हम कैसे सीखेंगे? पहले हम सीखेंगे, प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, फिर थ्रेड्स को पढ़ेंगे, फिर सेफगार्ड्स को पढ़ेंगे, फिर इन तीनों को 15-20 सिचुएशंस पे अप्लाई करना सीखेंगे कि अगर ये सिचुएशन प्रैक्टिकली हमारे सामने आ जाए तो हमने इस सारे कंसेप्ट को कैसे इस सिचुएशन में अप्लाई करना है। ये सिचुएशन सामने आ जाए तो हमने कैसे इन तीनों को इस सिचुएशन में अप्लाई करना है। ठीक है। वो कोई 15-20 सिचुएशन लिस्ट ली हुई है कोड ऑफ एथिक्स ने हमें। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमें पता चले हमारे किसी टीम मेंबर का भाई क्लाइंट में सीएफओ है, क्या आप इंडिपेंडेंस वाले, ऑब्जेक्टिविटी वाले प्रिंसिपल को पूरा कर सकेंगे? नहीं। पता चल रहा है दोनों में रिलेशनशिप है। थ्रेट है, क्या थ्रेट है? ये हो सकता है भाई को देख के सही ऑडिट ना करे भाई के काम का वो टीम मेंबर। आपकी कॉमन सेंस बताइए, कॉमन सेंस क्या कहती है? कोड ऑफ एथिक्स में क्या लिखा होगा? क्या करें? उस बंदे को टीम का हिस्सा ना बनाए। सिंपल है ना, कॉमन सेंस की बात है। जजमेंट लगाइए आप, नहीं कर। लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमारे लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए जजमेंट अप्लाई करना मुश्किल हो। तो याद रखिए, हालांकि इस तरह की सिचुएशन में आप ऑटोमेटिकली अगर सोचे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन स्टिल हम एक एक सिचुएशंस को पढ़ेंगे, उसमें जो थ्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं पढ़ेंगे, उसमें जो सेफगार्ड्स है वो पढ़ेंगे।
तो बताइए कोड ऑफ एथिक्स के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं, प्रिंसिपल्स, थ्रेड्स और सेफगार्ड। और कोड ऑफ एथिक्स में और किसी टॉपिक के बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूं हमारे ऑडिट के पेपर में, और किसी टॉपिक के एक टॉपिक के बारे में मैं 100% श्योर हूं, अच्छा 99.9% भी नहीं कह रहा, हालांकि आपको पता है ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, ठीक है। हाँ, तो चलें 99.999999999999% कर ले, इतने परसेंट श्योर हूं मैं किस बात पे कि लाजमी क्वेश्चन आएगा कोड ऑफ एथिक्स में से, और बहुत आसान अगर आपने सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं, बहुत आसान। लेकिन अगर और सारी होम असाइनमेंट भी की है, आप लेक्चर तो ले लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, होम असाइनमेंट नहीं करते, और फिर आके पूछते हैं क्या मैं फेल क्यों हुआ, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, लिख के प्रैक्टिस नहीं की जिस स्टूडेंट ने, उसका पास होना बहुत मुश्किल है। तो कोड ऑफ एथिक्स लाजमी क्वेश्चन आएगा 10-12 नंबर का। हम स्टडी कैसे करेंगे? हमारे कोई 7-8 लेक्चर इसके ऊपर लगेंगे। कितने लेक्चर? 7-8 लेक्चर इसके ऊपर लगेंगे। इनमें हम पढ़ेंगे तरीकाकार, तरीका वारदात क्या होगा हमारा, पहले प्रिंसिपल पढ़ने हैं, फिर थ्रेड्स पढ़ने हैं, फिर सेफगार्ड। 3-4 लेक्चर्स में ये कवर होगा। फिर इसके बाद इस जो कुछ हमने सीखा है इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट सिचुएशंस में, कितनी सिचुएशन, तकरीबन 15 के लगभग सिचुएशन समझ लें, 15 के लगभग, ठीक है। और भाई की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी, अगर आपने वो सिचुएशन पढ़ ली, समझ ली, एग्जाम क्वेश्चन उन्हीं सिचुएशन में से ही आएगा। सिचुएशन 2-3 मजीद हो सकती हैं, ठीक, क्योंकि वो मुझे लगा ना कि अच्छा ये भी पूछ सकता है तो मैं वो सिचुएशन मजीद भी कोई हो सकता है ऐड कर दूं, लेकिन ये इंशाल्लाह तकरीबन कंफर्म समझे बात कि उन सिचुएशंस को अगर आप कर लेते हैं तो एग्जाम का क्वेश्चन आसानी से हैंडल कर लेंगे। ये समझ आ गया? अच्छा, अब जरा गैस कीजिए आज हमने क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल्स, शाबाश, और कोशिश करेंगे आज पूरे हो जाए। आज ना पूरे तो नो प्रॉब्लम, कल के लेक्चर में भी आप भी इधर मैं भी इधर। फिर प्रिंसिपल पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है? शाबाश। फिर उसके बाद थ्रेड्स पढ़ने के बाद क्या करना? इन सब को पढ़ने में कितने लेक्चर लगेंगे? तकरीबन 4 कर लें, क्योंकि असल में पता है क्या, 4 क्यों बल्कि 5 कर लें, क्योंकि मेरा तरीकाकार आपको पता है कि एग्जाम्पल्स के साथ साथ जो पास्ट पेपर्स होते हैं उनकी केस उनको भी हम लिंक करते हैं, ताकि एक तो कंसेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए, और दूसरा ये भी पता चल जाए इस कंसेप्ट को वो केस स्टडी में कैसे टेस्ट करता है, एग्जाम में कैसे टेस्ट करता है, साथ साथ ही। तो 4-5 लेक्चर में, और उसके बाद जो हमारे 3-4 लेक्चर होंगे उनमें क्या करेंगे हम? एप्लीकेशन, केस स्टडी ही केस स्टडीज, केस स्टडी नहीं, केस स्टडी ही केस स्टडीज। क्योंकि इस चैप्टर जैसे आपने लीगल रिक्वायरमेंट में देखा ना, केस स्टडीज ही केस स्टडीज, ठीक है, ये तो उससे भी ज्यादा अहम है, इसमें तो हम उससे भी ज्यादा केस स्टडीज करेंगे। क्यों भला? लीगल रिक्वायरमेंट्स कभी आता है कभी नहीं आता, कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी हर अटेम्प्ट में आती है, इसका क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में। एप्लीकेशन के बारे में एक छोटा सा 2-3 बातें बता रहा है हमें, कह रहा है अगर कभी लॉ में और कोड ऑफ एथिक्स में कंफ्लिक्ट हो, कौन प्रिवेल करेगा? इफ लॉ प्रिवेंट्स, मना करे कंप्लायंस विद, अगर लॉ किसी चीज पे कह दे कि ये काम नहीं करना तो हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे। यानी अगर लॉ में और कोड में तो फॉलो लॉ, प्रेफर लॉ गए, शाबाश, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ये कंसेप्ट, जहां पे रिक्वायरमेंट्स में एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन दे दे जिस केस स्टडी में, उसका मतलब क्या होता है कि लॉ, अगर वो लॉ में डिस्कस हुई है तो लॉ के मुताबिक, कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस हुई है कोड ऑफ एथिक्स, और अगर दोनों में डिस्कस हुई है तो प्रेफर लॉ, वही कंसेप्ट है। इफ कंप्लायंस विल नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे फर्ज कीजिए कि इफ कंप्लायंस विल नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, हमारा एक प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियल का जो कहता है क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपने किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी। हम क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, वहां पे देखा वो उनकी प्रोडक्ट बड़ी मजेदार है, मार्केट में बहुत बिकती है, हम ऑडिट करने के लिए गए, हमने उनके फैक्ट्री में विजिट किया तो पता चला वो उसमें थोड़ी थोड़ी चर्च डालते हैं। कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। अब कॉन्फिडेंशियल रखते हैं तो क्या पब्लिक इंटरेस्ट में होगा? अब कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल को कंप्लाई करते हैं यानी चुप रहते हैं, किसी को नहीं बताते, तो क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में होगा? नहीं होगा। इसीलिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कंप्लायंस विल नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। इस सूरत में क्या करना चाहिए? क्या हमें फौरन सबको बता देना चाहिए और भाईजान ये आइसक्रीम नहीं, आप चर्च नहीं, बल्कि कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? रेगुलेटरी या प्रोफेशनल बॉडी के साथ कंसल्ट करो। प्रोफेशनल बॉडी पाकिस्तान में कौन सी है? रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? यस, आई कैप है, प्रोफेशनल बॉडी एसएससीपी है, रेगुलेटरी बॉडी। क्लियर होगी एप्लीकेशन? ये बस एक मूंगा सा कंसेप्ट था, बुक में था, आपको पता है बुक में जो चीजों में करवानी है, असल कहानी इसमें है। अब चलते हैं प्रिंसिपल्स की तरफ।
जिन्हें फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। यह है 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स। कितने हैं? 5। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल कितने हैं? 5। कौन कौन से? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपीटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल कितने हैं? बस ठीक है। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? इंटेग्रिटी का मतलब है आप ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, सीधी बात करें, सच्ची बात करें। यह है इंटेग्रिटी। क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, ऑनेस्ट रहें, किसी ऐसी स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट मतलब अटैच ना हो, किसी ऐसी स्टेटमेंट के साथ अटैच ना हो जो फॉल्स हो। कोई फॉल्स रिपोर्ट हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, आपने उसके साथ अटैच नहीं होना। और अगर उसके साथ अटैच हैं, एसोसिएट है, तो क्या करें? डिसएसोसिएट हो जाए, डिसएसोसिएट हो जाए। ठीक है? मुझे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। टीए ने एक समरी बनाई, उसने कहा सर मैंने वो जो थे हमारी एमसीक्यूज ऑफ मैटर की एग्जांपल, अदर मैटर की एग्जांपल, मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल, स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल, की ऑर्डर मैटर की एग्जांपल, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की एग्जांपल, सब्सिक्वेंट इवेंट की एग्जांपल, एडजस्टिंग की इलादा, नॉन एडजस्टिंग की इलादा, ये हमारे बुक में डिफरेंट जगहों पे एग्जांपल्स हैं। मैंने सारी इकट्ठी करके एक ही सफे पे लिख दी हैं ताकि स्टूडेंट के लिए याद रखना आसान हो जाए। तो बताइए क्या मैं स्टूडेंट के साथ शेयर कर दूं, उसके ऊपर लिख दूं कि दिस समरी इज प्रिपेयर्ड बाय टीए एंड रिव्यूड बाय सर आसिफ? क्या मुझे इसकी इजाजत दे देनी चाहिए? लॉ कहता है रिव्यू करने के बाद। और अगर मुझे पता चले इसमें 2 एग्जांपल गलत है तो क्या मुझे या तो से कहना चाहिए सही करो, और अगर सही नहीं करता वो, मैं कहूं मेरा नाम निकालो इसमें से। अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन होगी, डिसएसोसिएट का मतलब ये है। आपको एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल बताऊं, एक कैफ लेवल की, एक सीफैप लेवल की। अच्छा, ये जो रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन है ना, ये 2 आपको पता है हम एज ऑडिटर 2 तरह की एंगेजमेंट परफॉर्म, एश्योरेंस एंगेजमेंट, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट का ऑडिट, और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट क्लाइंट हमें कहता है कि यार कोई काम करो, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। ये कंसेप्ट जो है ना इंटेग्रिटी का, ये दोनों में डिफरेंट वे में अप्लाई होता है। मैं क्लाइंट हूं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैंने कहा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दें। आपने कहा क्यों नहीं सर, हम तो एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दें। उसमें मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की थी। इन्होंने कहा सर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, मैंने कहा नहीं करनी, रहने दो। उनका नहीं सर होती, मैं कहा मैं कह रहा हूं ना रहने दो, तुम कौन सा ऑडिट कर रहे हो? अच्छा, ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है, ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, जिसमें आपका काम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस बनाना है, उसके बारे में एश्योरेंस प्रोवाइड करना, ओपिनियन देना नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दो। असूली तौर पे चूंकि आपने ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस करना, यानी ये नहीं बताना कि सही है कि गलत है, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर लेना चाहिए। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स कहता है नहीं, चाहे आपने एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करनी, चाहे नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, लेकिन अगर गलत है आप अपने आप को इससे डिसएसोसिएट, पहले तो क्लाइंट को रिक्वेस्ट करें, उसे कन्विंस करें कि सर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दो। अगर वो कहे नहीं करनी, फिर क्या? डिसएसोसिएट का मतलब क्या है? उनका भाई मैं नहीं बनाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भागो वापिस आ जाए अपने ऑफिस में। लेकिन अगर यही केस एश्योरेंस एंगेजमेंट में हो ना, फॉर एग्जांपल ऑडिट में, तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ पहुंच। आप मुझे ये बताइए, इसका मतलब फॉल्स रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन का मतलब मिसस्टेटेड, फॉल्स का मतलब यही ना गलत। अगर हम ऑडिट करने के लिए गए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, इंटेग्रिटी को सामने रखते हुए क्या नजर आ रहा है, क्या करना चाहिए हमें? क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर दें कि ठीक कर ले, नहीं करती तो अपने आप को डिसएसोसिएट कर दें, यानी विड्रॉल कर लेना चाहिए। लेकिन यहां पे चूंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपने विड्रॉल के बजाय डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है, तो हम क्या करते हैं? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं। सॉरी मिस स्टेटमेंट है, ऐसे ना करें यार, सोए में आप मिस स्टेटमेंट है, कौन सा ओपिनियन आएगा? एडवर्स ओपिनियन। मटेरियल है तो क्वालिफाइड, और एवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। भाई कुछ समझ आई नहीं? अब चूंकि आपने फौरी तौर पे मुझे नहीं बताया था कि डिस्क्लेमर है कि एडवर्स है, तो इसका मतलब आप सोए हुए हैं, आपने पहले जो कुछ मैंने पढ़ाया कुछ नहीं सुना। अब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रूथफुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सीधी बात करे, सच्ची बात करे। अगर कोई भी क्लाइंट की ऐसी इंफॉर्मेशन है
जो गलत है उसे पता है गलत है, तो उसके साथ उसे अव्वल तो क्लाइंट को रिक्वेस्ट करके ठीक करें, अगर क्लाइंट ठीक नहीं करता तो अपने आप को डिसएसोसिएट कर ले, उससे अलग कर ले। हाँ, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसका हमने ऑडिट करना है तो फिर डिसएसोसिएट ना करे, बल्कि क्या करे, मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करवाए। क्लियर हुई बात? एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर इसका सही जवाब दे दिया, छोटी सी केस स्टडी है, तो फिर आगे चलेंगे, वरना फिर इसी को दोबारा पढ़ाऊंगा मैं, सजा आपको। क्लाइंट ने हमसे कहा यार मेरी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर दो, टैक्स रिटर्न बना लेते हो। हमने कहा क्यों नहीं बना लेते, हम टैक्स के भी एक्सपर्ट होते हैं। उन्होंने कहा टैक्स रिटर्न बनाने लगा, मुझे पता चला कि क्लाइंट ने अपनी इनकम अंडरस्टेट की हुई है। मैंने क्लाइंट से कहा सर इनकम पूरी करें, आपने वो जो रेंटल इनकम है ना वो ऐड नहीं की, सैलरी इनकम डाल दिया, रेंटल इनकम ऐड करें। क्लाइंट ने कहा रिटर्न मेरी भेजनी मैंने है, ठीक है, टैक्स मैंने, एफबीआर ने चेक करना है, तुम्हें क्या इससे, जैसी मर्जी तुम बना के मुझे दो। क्या करे, सबसे पहले हाँ रिक्वेस्ट कर ली, मैनेजमेंट ने नहीं माना, फिर डिसएसोसिएट। क्यों, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते, शाबाश, ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसमें हम फिर अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेंगे। अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट होती फिर रिपोर्ट, क्योंकि नॉन एश्योरेंस में आपको पता है कोई हम ओपिनियन देते ही नहीं है जिसे यूजर को बता सके। इंटेग्रिटी क्लियर होगी बात? चलिए ऑब्जेक्टिविटी के साथ ब्रैकेट में लिख ले न्यूट्रलिटी, इंडिपेंडेंस। हालांकि ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस में फर्क है, याद रखें। अगर आपसे कोई पूछे ना कि फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल बताओ, तो आपने कहा इंटेग्रिटी, फिर कहा इंडिपेंडेंस, फौरन आपको एक लगाएगा वो। क्यों, इंडिपेंडेंस कोई प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि कौन सा प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने का तरीका है इंडिपेंडेंस। अगर आप इंडिपेंडेंट है क्लाइंट से तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिविटी अचीव हो गई। ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने अपनी जजमेंट्स को कंप्रोमाइज नहीं करना, आपने अपनी जजमेंट्स को एज ऑडिटर, एज अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंट, अपनी जजमेंट्स को कंप्रोमाइज नहीं करना। किस वजह से? बिकॉज ऑफ एनी इन्फ्लुएंस, बायस, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ना किसी लालच में, ना किसी प्रेशर में, अपनी जजमेंट्स को कंप्रोमाइज नहीं करना। आपके ख्याल में अगर मिस स्टेटमेंट है और क्लाइंट आपको, और क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस होना चाहिए, क्लाइंट आपको कहता है नहीं सर आप ऐसा कीजिए 50 लाख रुपए ले लीजिए, अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर दे, क्या करेंगे? नहीं करेंगे। क्लाइंट अगर कहे सर अगर आपने अनमोडिफाइड ओपिनियन ना दिया ना तो आपकी सुबह बोरी तैयार है, अब बताइए क्या मान लेंगे आप क्लाइंट की बात? नहीं, ना प्रेशर में आना है ना लालच में आना है, अपनी जजमेंट्स को कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। कंफ्लिक्ट ऑफ चले कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एग्जांपल दे देता हूं आपको। क्लाइंट ने कहा ऑडिट कीजिए, हमने कहा जरूर करेंगे, फीस क्या होगी? क्लाइंट ने कहा जितना प्रॉफिट उसका 10% आपकी फीस। अब हमारे सामने एक मिस स्टेटमेंट आई जिससे प्रॉफिट कम हो रहा है, क्या करें? मिस स्टेटमेंट गार्ड करवाएं, उससे हमारी फीस कम हो जाएगी, और नहीं करवाते ऑडिट गलत हो जाएगा। यह है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने किस तरह की ऐसी सिचुएशन में नहीं पढ़ना। इसका मतलब क्या? साइलेंट मैसेज हमें इस एग्जांपल से क्या मिला कि इस तरह की फीस अरेंजमेंट क्लाइंट के साथ तय ना करो, इस तरह की फीस अरेंजमेंट क्लाइंट के साथ तय ना करो। ये समझ आया कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब इंडिपेंडेंस। हम इंडिपेंडेंस कैसे होते हैं? जब हम अपनी जजमेंट्स को कंप्रोमाइज नहीं होने देते हैं किसी भी इन्फ्लुएंस, बायस या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। और अगर हमें लगे कि जजमेंट्स कंप्रोमाइज हो सकती हैं तो फिर वो सर्विस परफॉर्म ना करें, अच्छा एग्जांपल दूं आपको, कहें एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हमें पता चला हमारे मैनेजर के पास उस क्लाइंट के शेयर्स हैं जिसका ऑडिट करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें तो इसकी तो इजाजत है कि नहीं? अच्छा, अगर एग्जाम में आपको कहे कि पार्टनर का भाई क्लाइंट में सीईओ है, आप क्या लिखेंगे? कोई मसला है कि नहीं है? डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है। अगर कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है शाबाश, तो क्या कहेंगे? कोई कंपनीज एक्ट के मुताबिक उसने कहा पार्टनर का भाई क्लाइंट में डायरेक्टर है, रिक्वायरमेंट में कहा कमेंट कीजिए इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट, तो वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट में कहता है कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक कमेंट करो, फिर इशू है। अगर कहता है पार्टनर के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, शेयर, आपने रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ना है। अगर रिक्वायरमेंट में उसने कहा कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर करो, आप कहेंगे एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे, विद इन 90 डेज डिस्पोज करे। अगर रिक्वायरमेंट में कहे कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक कमेंट करो, खबरदार खबरदार खबरदार,
आपने एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज विद इन 90 डिस्पोज वाली बात नहीं करनी, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में है। बल्कि आपने कौन सी बात करनी है? आपने बात करनी है थ्रेट्स की, आपने बात करनी है सेफगार्ड्स की, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स थ्रेट्स में और सेफगार्ड्स में बात करता है। मुझे बात समझ। अच्छा आप मुझे बताइए, मैनेजर, हमारे मैनेजर के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं जिसका ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, कंपनीज एक्ट के मुताबिक कोई मसला है? और मैनेजर के पास शेयर्स हैं, खुदा का खौफ कर भाई, किसके पास शेयर्स हैं? क्या बताया? एक ही बताया था फर्क सबसे बड़ा, कंपनीज एक्ट में और कोड ऑफ एथिक्स में। कोड ऑफ एथिक्स टीम पे लगता है और कंपनीज एक्ट पार्टनर पे। कंपनी क्योंकि मैनेजर है, पार्टनर नहीं है, मैनेजर है, तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक कोई मसला नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक मसला है। अच्छा मसला है तो बताइए इसका सेफगार्ड क्या है भला? ये भी ठीक सेफगार्ड है कि इसको अपनी टीम का हिस्सा ना बनाए, लेकिन इससे बेहतर उसे कहीं भाई शेयर बेच दो, अगर शेयर बेच दे तो टीम का हिस्सा भी बन सकता है। इसका मतलब है हमारे पास सेफगार्ड्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक सेफगार्ड क्या है? उसे कोई शेयर बेच दे। दूसरा सेफगार्ड क्या है? टीम का हिस्सा। अगर वो शेयर नहीं बेचता तो टीम का हिस्सा ना बनाए, शेयर बेच दिए तो टीम का हिस्सा बना लो, फिर कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा अगर मैनेजर है, उसका भाई क्लाइंट में सीईओ है, क्लाइंट में सीईओ है, क्या करें? टीम का हिस्सा ना बने, कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायरमेंट है, हिस्सा ना बने। अब इसमें डिस्पोज वाला पॉइंट तो नहीं कर लिख सकते ना, अगर किसी स्टूडेंट ने रटा मारा और कहे भाई को डिस्पोज कर दें, गलत होगा। शेयर को डिस्पोज कर, भाई को थोड़ी कर सकते हैं। तो ये कुछ आपने सिचुएशन को समझ के फिर सेफगार्ड बताने हैं। ऑब्जेक्टिविटी समझ आ गए? और अगर फर्ज कीजिए पार्टनर का भाई है क्लाइंट में सीईओ, पार्टनर को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब फर्ज कीजिए पार्टनर है ही एक, भाई कुछ फॉर्म ऐसे भी हो सकता है जिसमें एक ही पार्टनर हो, एक ही सोल प्रोप्राइटर। इसमें क्या करें? अब इसमें रोटेट तो कर नहीं सकते, एक ही ऑप्शन रह जाती है, क्या? विड्रॉ, डू नॉट परफॉर्म सर्विस। अगर इसका मतलब है कुछ केसेस में सेफगार्ड नहीं होगा और उसमें एक ही सेफगार्ड होगा, क्या? विड्रॉ कर लो, सर्विस परफॉर्म ना करो। कुछ समझ आ रही है कोड ऑफ एथिक्स किस तरीके से चलता है? एग्जांपल भी समझ आ रहे हैं? अच्छा मुझे बताइए कि इसमें सेफगार्ड क्या होगा? पार्टनर के स्पाउस के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, लीगली नहीं बोलना था, यही मैं देखना चाह रहा था आपको। मैंने क्या बोला था? सेफगार्ड का लफ्ज क्या बता रहा है? कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। समझ गए? बस ये आगे ना बताएं, मैंने सिर्फ यही देखना था कि एक सिचुएशन अगर कंपनीज एक्ट में भी डिस्कस हुई है, कोड ऑफ एथिक्स में भी डिस्कस हुई है, तो हमने पहले रिक्वायरमेंट को देखना है। अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट कोड ऑफ एथिक्स की, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करेंगे। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है फिर कंपनी लॉ प्रिवेल करेगा। पूरा कंसेप्ट नहीं लिया आपने, मैंने ये बात बताई नहीं थी? वो तो जिन क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा ना, उसमें मैंने आपको कहा कि देखो कहां पे डिस्कस होती है, कंपनीज एक्ट की कंपनीज एक्ट में फिर करो, कोड ऑफ एथिक्स वाली सिचुएशन है कोड ऑफ एथिक्स, अगर दोनों जगह डिस्कस हुई है तो कंपनी लॉ। लेकिन कहां ये रूल लगाना है जहां पे उसने मेंशन ना किया हो कि हमने कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताना है कि कोड ऑफ एथिक्स, जहां पे कंपनीज एक्ट के मुताबिक उसने रिक्वायरमेंट में लिख दिया कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर। कसम है आपको, कसम है किस चीज, क्या? कि आपने कंपनीज एक्ट के मुताबिक जवाब देना। और अगर कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक उसने कहा रिक्वायरमेंट बताओ, तो कसम है आपको, क्या? कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक ही जवाब देना, ठीक है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है उस पर जजमेंट थोड़ी अप्लाई करते हैं, जजमेंट तो वहां अप्लाई करते हैं जहां पे इन्फॉर्मेशन मौजूद ना हो। इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी समझ आ गया? आगे चलते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी काम करें उन्हें कॉम्पिटेंट होना चाहिए और ड्यू केयर के साथ काम करना चाहिए। पहले इसको कंसेप्चुअली समझते हैं। आपको ऑडिट पढ़ाने के लिए ऐसा बंदा आ गया जिसने एमबीए किया हुआ है, कभी ऑडिट नहीं किया प्रैक्टिस में, लेकिन उसने किताबें बड़ी पढ़ी है, कॉम्पिटेंट नहीं है, शाबाश, ठीक है। अच्छा आपको ऐसा पर्सन फर्स्ट कीजिए ऑडिट पढ़ाने के लिए आ गया, जैसे मैं आया ऑडिट पढ़ाने के लिए, आपको हूं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने ऑडिट भी किया, लेकिन पढ़ाने के लिए किताब पढ़ना जरूरी है, पास पेपर के क्वेश्चंस को देखना जरूरी है, केस स्टडी पहले अपने हाथ से करना, पता चले किस किस जगह पे फंसते हैं हम, किस वजह से फंसते हैं।
और फिर वो स्टूडेंट को बताना है ये चीजें करना। मैंने नहीं की, मैं कहा मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे क्या जरूरत है किताब पढ़ने की, मुझे तो खुद ही सारा कुछ आता है। कॉम्पिटेंस है। अब मैं ड्यू केयर के साथ काम नहीं कर रहा, ड्यू केयर के चला है, हम इसको इकट्ठा एक ही ले लेते हैं, हम कॉम्पिटेंस ड्यू केयर को लदा नहीं करते। तो अभी भी अगर मेरे पास रिक्वायर्ड नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है कोई काम करने का, तो भी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर नहीं। और अगर नॉलेज एक्सपीरियंस है लेकिन मैं काम को ध्यान से नहीं करता, आपको पता है बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐसे होते हैं जो फारग काम करते हैं, सही तरीके से काम, मेरे अलावा भी हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं गौर से, ठीक है, लेकिन मेरे अलावा भी हैं। तो लाजमी नहीं कि सिर्फ क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, आपने काम करते हुए भी स्किलफुल रह के काम करना। यही वो समझा रहा है, कह रहा है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर का मतलब क्या है कि आप अपने जो भी क्लाइंट है आपका, वो चाहे ऑडिट कर रहे हैं, चाहे नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज है, चाहे इवन टीचिंग क्यों नहीं कर रहे, टीचिंग में भी हमारे क्लाइंट आप लोग हैं ना स्टूडेंट्स, जो भी क्लाइंट है आपका, आपने उसको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अपना नॉलेज और स्किल को इस लेवल पे मेंटेन करना है कि आप क्लाइंट को क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर में दो चीजें हैं, एक अटेन करना है, दूसरा मेंटेन करना है। अटेन करने का मतलब क्या है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मेंटेन करने का मतलब क्या है कि अगर प्रोफेशन में कोई चेंजेस आ रही है, अमेंडमेंट्स, अपडेशन, मुझे अब अपडेट कर, शाबाश, एक्ट डिलीजेंटली, ध्यान से एक्ट करना, ध्यान से एक्ट करना। जहां पे मैं डाउट में हूं कि पता नहीं ये थ्रेट राइज होता है कि ये थ्रेट राइज होता है, मुझे तुक्का लगा देना चाहिए कि पहले मैं पढ़ के आऊं, किताब से देख के फिर कंफर्म बताऊं आपको। एक्ट डिलीजेंटली यही है कि पहले कंफर्म कर लें फिर किसी को बताएं, सर्विस दें। फर्म कैसे इंश्योर करती है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर? ट्रेनिंग करके और सुपरविजन करके अपने स्टाफ के, और क्लाइंट को यह बता के कि सर हमारी सर्विसेज में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, हम परफेक्ट नहीं है, ठीक है। आपको पता चला, एक इशू आपके सामने रखता हूं, आप आई कैप के क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैं और एक फर्म का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के लिए गए, आपने एक एंगेजमेंट थे उसके डॉक्यूमेंट्स को देखा और जो सीनियर, जिसने वो एंगेजमेंट में जो सीनियर था वो बंदा, उससे पूछा भाई इधर IFRS 15 आपने सही अप्लाई किया है ना? वो कहने लगा IFRS 15 ये क्या होता है, बताइए, कोई इशू है, कोई प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? हाँ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ठीक है। इसका मतलब है फर्म भी ट्रेनिंग एंड सुपरविजन नहीं कर रहे। बताइए, एक फर्म है, उसने कहा कल सारे, दो एग्जांपल दे रहा हूं, आपने बताना है किसने कॉम्पिटेंस ड्यू केयर का प्रिंसिपल वायलेट किया और किसने कंप्लाई किया। पहली फर्म, उसने कहा कल सारे सीनियर IFRS 15 पढ़ के आए। दूसरी फर्म ने कहा कल सारे सीनियर सुबह 9 बजे हमारे ऑफिस में पहुंच जाएं ऑडिटोरियम में, वहां पे IFRS 15 पे सेमिनार होगा, उसको अटेंड करें। भाई लोगों पे छोड़ी, थोड़ा ही छोड़ सकते हैं। मुझे ये कहना चाहिए कि भाई जाओ कोड ऑफ एथिक्स पढ़ लो कल, और जो प्रॉब्लम हुई आके पूछ लेना, कि मुझे आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी चाहिए, करनी चाहिए, या मुझे ये कहना चाहिए भाई कंसर्ट सारे एक्सप्लेन कर लिया, केस स्टडी खुद कर लेना। कि अगर टोटल 20 केस स्टडी हैं तो मुझे 10-12 केस स्टडी आपके साथ सामने सॉल्व करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, और फिर जाके कहना चाहिए कि बाकी की केस स्टडी आप भी कर लेना भाई। 4-5 महीनों में सेशन खत्म करना है, साल में थोड़ी करना है, तो कुछ ना कुछ काम तो आपको भी करना चाहिए ना। समझ आए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर? फिर प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है? हमने लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना है, कोई इलीगल काम नहीं करना, कोई इलीगल काम नहीं करना, और ऐसे एक्शंस जिनसे प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट, दबा लगे, वो काम नहीं करने जिससे प्रोफेशन को दबा लगे। बताइए, इस आप घर जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल लाइट हुई रेड, आपने दाएं देखा बाएं देखा, कोई नहीं खड़ा था, ट्रैफिक सर्जेंट वगैरह, आपने भगाई, रेस में पैर रखा और भगाई गाड़ी या बाइक, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया? कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया कि नहीं किया? अब आप कहेंगे सर ये छोटी सी बात है, इसमें कौन सा कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन हो गई? इसमें भी वायलेशन है। हमने लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना है, नॉन कंप्लायंस नहीं करनी। आपने क्लाइंट से कहा भाई इधर आइए बेटे प्लीज, मेरे पास आइए, मेरे पास आइए। अच्छा डर गया सर आए तो सही।
ये क्लास कोरोना वायरस की वजह से नहीं ऑफ, ये तो स्मोक की वजह से ऑफ हुई है ना क्लास। मेरा भाई कंपनी ला की सारी केस स्टडी करके आया है, रिटर्न फॉर्म में है सारी पिछली सारी असाइनमेंट की है। अच्छा चलें, जरा मुझे डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तो सुनाए। डिस्क्वालिफिकेशन सबसे पहले अगर पार्टनर मिसाल के स्पाउस हो, स्पाउस माइनर उसकी जो बंदा खुद हो, उसकी अगर शेयर्स उसने क्लाइंट कंपनी में खरीदे हैं तो वो उस कंपनी का ऑडिट तभी कर सकता है अगर वो एट द टाइम ऑफ डिस्क्लोज करे, विद इन 90 डिस्क्लोज करे। और दूसरा जो इन डेप्थ की बात आती है, अगर मिसाल के तौर पर अगर ऑडिट ने कर्जा लिया हुआ है कंपनी से, मुझे सिर्फ जल्दी जल्दी बता दीजिए लिस्ट। अगर कर्जा लिया हो तो दो हाँ, शाबाश। अच्छा मुझे बताइए, फर्ज कीजिए कि अगर आपको ये सवाल का जवाब ना आता, वैसे मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था नहीं आएगा भाई, लेकिन बढ़ गया है, शाबाश, ना आता तो क्या करना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे गालम गलौज करनी चाहिए आपके साथ? क्या मुझे मारकुटाई करनी चाहिए आपके साथ? अगर मैं ऐसा करता हूं, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? क्लाइंट को हमने, आपको पता है जब कभी मिस स्टेटमेंट होती है क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं, सर मिस स्टेटमेंट है, हमने सीएफओ से कहा सर मिस स्टेटमेंट है, करेक्ट कर ले। सीएफओ कहता है नहीं मैंने करनी, हमने जेब से गन निकाल के हमने कहा करनी है कि नहीं करनी। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? प्रोफेशनल। याद रखिए, हमने क्लाइंट से प्रैक्टिस में लड़ना झगड़ना नहीं है, ठीक है? अगर लड़ते झगड़ते हैं, हिस्ट्री में इस तरह की एग्जांपल्स हैं कि जब हमने क्लाइंट को कुछ रिकमेंडेशन दी, क्लाइंट ने मानने से इनकार कर दिया, तो वो ऑडिटर थोड़ा वो दूसरे दिमाग का था, गर्म हो गया दिमाग उसका, उसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। सीएफओ ने उसके खिलाफ कंप्लेन की और फिर उस टीम मेंबर के खिलाफ एक्शन लिया गया। क्या एक्शन लिया गया कि क्या वायलेशन किया उसने? प्रोफेशनल बिहेवियर। तो क्लाइंट हमारी बात नहीं मान रहा, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, हमने जबरदस्ती थोड़ी, हम क्या करेंगे, रिपोर्ट में बता देंगे। अब क्लाइंट जाने, शेयर होल्डर जाने, डायरेक्टर जाने, सीएफओ सीईओ जाने, शेयर होल्डर जाने। प्रोफेशनल बिहेवियर क्लियर हुआ? इसके बाद आखिरी एग्जांपल कौन से? कॉन्फिडेंशियलिटी की। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट से ली उसको कॉन्फिडेंशियल, क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ली है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। सर आप पूछिए अपना फेवरेट सवाल मेरे से, पूछे सर आपकी सैलरी कितनी है? सर आपकी सैलरी, मैं क्यों बताऊं सैलरी? मेरी इंफॉर्मेशन मैं क्यों बताऊं? आप मेरे से पूछ नहीं सकते। लेकिन अगर कभी आप कॉलेज के ऑडिटर बन के आ गए और फिर मुझसे पूछा सर आपकी, फिर मुझे बताना पड़ा क्यों? लॉ ने आपको राइट दिया, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंक्वायरी। बल्कि आपको याद है वो, अगर ऑफिसर, लॉ में आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था, अगर ऑफिसर से पूछे और ऑफिसर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, रास्ते में क्या था, रुकावटें खड़ी करे ऑडिट करने में, याद है? तो उसे पेनल्टी पड़ती है कितनी? लेवल 3 की, ठीक है? हाँ जी। तो इसका मतलब है जब आप ऑडिटर बन के आएंगे मेरे ऊपर लाजिम हो जाएगा मैं हर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूं। लेकिन जिस तरह आपका राइट है कि क्लाइंट से हर इंफॉर्मेशन लेनी है आपने, उसी तरह फिर आपकी लायबिलिटी भी है, आपकी ड्यूटी भी है। क्या ड्यूटी है? आपने उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है अपने तक, उस थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना और उसे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी यूज नहीं करना। ये बात समझ आई कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल में दो चीजें हैं, डिस्क्लोज भी नहीं करना, खुद यूज भी नहीं करना। आप फर्म के मैनेजर हैं, आप ऑडिट कर रहे हैं, आपको पता चला क्लाइंट को तो इस साल प्रॉफिट हुआ है और अभी चूंकि स्टॉक एक्सचेंज तक नहीं गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने कहा प्रॉफिट हुआ, जब स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी शेयर प्राइस बढ़ेगी, आपने अभी शेयर खरीद लिए, किस प्रिंसिपल की वायलेशन हुई? कॉन्फिडेंशियलिटी। आपने यूज किया। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी भी, इंडिपेंडेंट नहीं रहे, शाबाश। प्रोफेशनल बिहेवियर इस तरह तो ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे ना तो हर प्रिंसिपल, मेन सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है? ऑब्जेक्टिविटी मान, लेकिन फोकस कॉन्फिडेंस। अच्छा, अगर आप खुद शेयर नहीं खरीदते, आप अपने दोस्त को मशवरा देते हैं भाई शेयर खरीद लो, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लियर हुई है बात? चलिए, अच्छा इसमें ना ये ICAP का प्रिंसिपल्स में से, वैसे तो पूछने को कोई भी पूछ सकता है, उसने पूछे भी हुए हैं 2 नंबर के साथ, क्या है इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल बताओ, प्रोफेशनल बिहेवियर का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो, 2 नंबर के साथ पूछ लिया। लेकिन खास तौर पे जो वो पूछ सकता है या पूछता है वो कौन सा प्रिंसिपल है बता? वैसे 5 प्रिंसिपल है लेकिन सबसे अहम कॉन्फिडेंशियल। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ा दूं कि एक एक पॉइंट को खोल खोल के एग्जांपल्स के साथ, केस स्टडी की एग्जांपल के साथ समझाऊं?
एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मैनी एग्जांपल्स, लेकिन उसमें एक मसला है, टाइम फिर ज्यादा लगेगा। कोई मसला नहीं, लेकिन फायदा है क्या? नुकसान है, टाइम लगेगा। फायदा क्या है? केस स्टडी सॉल्व करेंगे, दर दर केस स्टडी सॉल्व होंगे इंशाल्लाह, रुकेंगे नहीं वहां पे। तो एग्जांपल्स के साथ चलिए, अभी मैंने आपको सिर्फ डोंट डिस्क्लोज और डोंट यूज की कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है, अभी समझ सिर्फ डेफिनेशन एक्सप्लेन किया आपको कि हमने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज भी नहीं करना, खुद यूज भी नहीं करना। अब इसके आगे जो बातें हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी अप्लाइज टू एक्स एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी अप्लाइज विद इन द फर्म, कॉन्फिडेंशियलिटी अप्लाइज टू सोशल एनवायरनमेंट। ये चीजें जो हैं ये हम फिर आज के लेक्चर में नहीं, क्योंकि आज का लेक्चर फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, कल के लेक्चर में, ठीक है। ये जो बाकी चीजें हैं ना, ये हमारी एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस। तो इसकी एक्सेप्शंस भी हम कल ही स्टडी कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्शंस आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। आज मैंने आपको कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल बता दी, डेफिनेशन बता दी और ये भी पढ़ा दिया ताकि आप रटा लगाएं तो रटा आपका लग जाए। आज के दिन में एक्सेप्शंस के अलावा आपको पांचों प्रिंसिपल्स आपने रटा लगा के याद कर लेने, ताकि रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए तो हम सिक्योर हो जाएं। जो केस स्टडी के क्वेश्चन के लिए फर्दर एग्जांपल्स है कॉन्फिडेंशियलिटी की, वो मैंने कल आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करनी है, ठीक है। एक्स क्लाइंट पता है कौन सा होता है? पुराना। प्रोस्पेक्टिव आने वाला। विद इन द फर्म, फर्म के अंदर, यानी ये फर्म के अंदर एक ग्रुप का बंदा दूसरे ग्रुप के साथ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है? नहीं। सोशल एनवायरनमेंट, आप अपने घर में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया? आज के लेक्चर में हमने कोड ऑफ एथिक्स का ओवरव्यू लिया और हमें पता चला कि कोड ऑफ एथिक्स 3 हिस्सों में सब डिवाइडेड है, प्रिंसिपल्स, थ्रेट्स और सेफगार्ड। फिर इसके बाद हमने इसमें प्रिंसिपल्स को स्टडी करना शुरू किया। 5 प्रिंसिपल थे, पांचों प्रिंसिपल को पढ़ लिया, लेकिन जो पांचवा और सबसे अहम प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी, इसकी केस स्टडी के हिसाब से एग्जांपल्स, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और एक्सेप्शंस भी, ठीक है। तो क्या आज आप घर जाके ये पांचों प्रिंसिपल याद कर लेंगे? एक्सेप्शंस अभी याद ना कीजिएगा, वो मैंने आपको करवानी है, बाकी का सारा याद कर लीजिएगा। क्लियर जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।